हम अपने तमाम दर्शकों को बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं, क्योंकि आज आपका जो सबसे प्रिय चैनल दूरदर्शन है, उसकी आज स्थापना हुई थी। तो आप सभी दर्शकों को भी इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, और आइए अब शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की सुर्खियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आज उज्बेकिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर होंगे रवाना। 22वें शिखर सम्मेलन में क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के समसामयिक मुद्दों पर होगी चर्चा। भारत दौरे पर आई फ्रांस की विदेश और यूरोपीय मामलों की मंत्री कैथरीन कोलोना आज मुंबई का करेंगी दौरा। फ्रांस में व्यापारिक हितों वाले भारतीय निवेशकों से करेंगी मुलाकात। असम में स्थायी शांति के लिए आज उठाया जा रहा है एक बड़ा कदम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में असम के कई आदिवासी विद्रोही संगठनों के साथ त्रिपक्षीय समझौतों पर किए जाएंगे हस्ताक्षर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा नागालैंड के 2 दिवसीय दौरे पर वोखा जिले के ओल्ड रिफिम में एक जनसभा को करेंगे संबोधित। कोहिमा में भाजपा नेताओं से भी करेंगे मुलाकात। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने कहा, कोविड महामारी का जल्द होगा सफाया, लेकिन जारी रखने होंगे प्रयास। WHO की उच्च जोखिम वाले देशों से 100% टीकाकरण और जांच पर जोर देने की अपील। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में विनेश फोगाट ने जीता कांस्य पदक। 53 किलोग्राम फ्री स्टाइल में रेपेचेज के जरिए स्वीडन की जोना मालमग्रेन को 8-0 से हराया। 2 विश्व चैंपियनशिप पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी विनेश। भारतीय युवा फुटबॉल टीम ने सैफ अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप का जीता खिताब। श्रीलंका में खेली गई प्रतियोगिता के खिताबी मुकाबले में भारत ने नेपाल को 4-0 से दी शिकस्त। तो ये थी अब तक की तमाम अहम सुर्खियां, और अब इन्हीं सुर्खियों पर डालते हैं विस्तार से नजर। और पहली खबर की ओर चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन SCO सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आज से उज्बेकिस्तान में समरकंद की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। पीएम मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर वहां जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि सम्मेलन में समूह की पिछले 2 दशकों की गतिविधियों की समीक्षा किए जाने की संभावना है। संगठन के नेता बहुपक्षीय सहयोग की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श करेंगे। सम्मेलन में SCO सदस्य राष्ट्रों के नेता, पर्यवेक्षक देश, संगठन के महासचिव, SCO से संबद्ध क्षेत्रीय आतंकरोधी संस्था के प्रतिनिधि, तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति और अन्य आमंत्रित अतिथि हिस्सा लेंगे। और SCO समिट में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी हिस्सा लेंगे। मौजूदा भू राजनीति के मद्देनजर इस समिट पर पूरी दुनिया की नजरें लगी हुई हैं। ये तस्वीरें हैं उज्बेकिस्तान के शहर समरकंद की, जो तैयार हो रहा है शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO के राष्ट्राध्यक्षों के परिषद की 22वीं बैठक के लिए। समरकंद शहर SCO देशों के झंडों से पट गया है और राष्ट्राध्यक्षों के स्वागत की पूरी तैयारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर SCO राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 22वीं बैठक में भाग लेने के लिए गुरुवार को समरकंद पहुंच रहे हैं। SCO शिखर सम्मेलन में SCO सदस्य देशों, पर्यवेक्षक देशों के नेता, SCO के महासचिव, SCO क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना यानी RATS के कार्यकारी निदेशक, तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति और अन्य आमंत्रित अतिथि भाग लेंगे। SCO के पूरे प्लेटफॉर्म को देखा जाए तो यहाँ पे कई महत्वपूर्ण मुद्दे चर्चा में आते हैं, जैसे कि रीजनल सिक्योरिटी,
कॉपरेशन, इकोनॉमिक रिवाइवल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसके साथ ही कई चीज़ें आजकल जो नई चीज़ें हैं जैसे कि हेल्थ डिप्लोमेसी, फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, इस तरह की चीज़ें। शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं के पिछले 2 दशकों में संगठन की गतिविधियों की समीक्षा करने और भविष्य में बहुपक्षीय सहयोग की स्थिति और संभावनाओं पर चर्चा करने की उम्मीद है। जिस प्रकार से मध्य एशिया की जो देश है इनके साथ अगर संबंध प्रस्थापित करने होंगे तो एससीओ एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है और इसीलिए फिर चाहे वो सामरिक मुद्दे हो, सुरक्षा के मुद्दे हो या फिर अगर बात करें कि आने वाले समय में नए आयाम अगर देखा जाए तो खुलने हो, तो ऐसे में ये मध्य एशियाई देश काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे और इसीलिए एससीओ समिट में भारत जो है शिरकत कर रहा है और अपनी पेंट बनाने की कोशिश जो है कर रहा है। शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री की कुछ द्विपक्षीय बैठकें करने की भी संभावना है। इस समय एससीओ में 8 देश हैं, जिसमें भारत, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान शामिल हैं। सम्मेलन में 15 देशों के नेता शामिल हो रहे हैं। इनमें 8 सदस्य देश, 3 पर्यवेक्षक देश और 4 आमंत्रित देश हैं। रूस यूक्रेन जंग और चीन ताइवान तनाव जैसे मौजूदा वैश्विक हालात को देखते हुए सम्मेलन को अहम माना जा रहा है। बैठक में क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के सामयिक मुद्दों पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। समरकंद से शिशिर सेलार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए आपको सीधे समरकंद लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता शिशिर वहां पर मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। शिशिर, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि प्रधानमंत्री कब वहां पर पहुंचेंगे और किस तरह की तैयारियां वहां पर हो रही हैं। एक कहा जाए तो हिस्टोरिक कैपिटल है उज़्बेकिस्तान का और यहाँ पर तैयारियां पूरी होती हैं। हम रास्तों की अगर बात करें तो रास्तों में जो देश है, मेंबर कंट्रीज़ है, उनके झंडे यहाँ पर लगाए गए हैं और ख़ास तौर पर जो राष्ट्राध्यक्ष है, जो लीडर्स है, वो यहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं। फिर हम बात करें ईरान की, किर्गिस्तान की, चाइना की, इनके जो लीडर्स हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं, समरकंद पहुँच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम जो है समरकंद पहुँच सकते हैं। समरकंद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हालांकि उनका स्वागत होगा और उसके बाद जो है एक नया शहर, अगर हम कहें, शायद ये गलत नहीं हो अगर हम ऐसा कहें, एक नया वेन्यू जो है यहाँ पे सेटअप किया गया है समरकंद में, जहाँ पर ये एससीओ समिट होने वाला है। इस वेन्यू की अगर हम बात करें सबसे पहले तो आपको बताना चाहेंगे तकरीबन काफ़ी बड़ा ये वेन्यू है। 8 होटल्स इसमें बनाए गए हैं और साथ ही साथ एक कांग्रेस सेंटर भी बनाया गया है। ये वही कांग्रेस सेंटर होगा जहाँ पर प्रधानमंत्री और साथ ही साथ बाकी जो अन्य देशों के लीडर्स हैं उनकी एससीओ समिट यहाँ पर होगी। और अगर बायलैटरल की हम बात करें तो यहाँ पर जो है कुछ बायलैटरल भी हो सकती है। प्रधानमंत्री के शेड्यूल के बारे में आज बात करें तो प्रधानमंत्री आज देर रात जो है समरकंद पहुँचेंगे और कल अगर देखा जाए तो वो एससीओ समिट में शिरकत करेंगे, उसका भाग होंगे और साथ ही साथ जो बायलैटरल मीटिंग्स है वो भी साइडलाइन में चलती रहेगी। इस वक्त जो जानकारी हमें मिली है उसके अनुसार और जो प्रेस रिलीज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने जारी की उसके अनुसार कुछ बायलैटरल मीटिंग्स हो सकती है, लेकिन किन किन देशों के साथ प्रधानमंत्री बायलैटरल मीटिंग करेंगे अब तक इसकी आधिकारिक जानकारी हमें प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन ये ज़रूर कहा जा रहा है कि जो बायलैटरल मीटिंग्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी और प्रधानमंत्री जाहिर सी बात है कुछ देशों के साथ बायलैटरल मीटिंग ज़रूर करेंगे। एजेंडा की अगर हम बात करें किस प्रकार से एजेंडा सेट है तो काफ़ी स्पष्ट है कि जिस प्रकार से पिछले कुछ सालों में और पिछले 1-2 सालों में हम कहें कि पैंडेमिक के बाद भी अगर कहें तो जिस प्रकार से एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की हम बात कर रहे हैं कि जो बदल चुका है, उसके मद्देनजर आशियाई देश कितने महत्वपूर्ण है और खासतौर पर मध्य एशियाई देश और उसके आसपास के जो कंट्रीज़ है उनकी ताकत क्या है, किस प्रकार से उनको एक साथ आना है, ये मोटे मोटे तौर पर कहें तो हम डिस्कस हो सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, क्योंकि जिस एससीओ मेंबर्स की हम बात कर रहे हैं या फिर जो मेंबर एससीओ समिट में शिरकत कर रहे हैं, अगर उनकी ताकत देखें तो तकरीबन वर्ल्ड पॉपुलेशन के 40% ये पॉपुलेशन है और जीडीपी की बात करें तो काफ़ी बड़ा हिस्सा एससीओ मेंबर्स का है। तो ऐसे में फिर हम रशिया की बात करें, चाइना की बात करें, इंडिया होगा, तो ये सभी जो बड़े हम कहें इकोनॉमीज़ है एक साथ अगर टेबल पे आती है तो जाहिर सी बात है पूरे दुनिया की नज़र एससीओ समिट पर होगी कि आखिर कौन से ऐसे मुद्दे होंगे, साझा मुद्दे होंगे जिन पर ये बातचीत होगी। पहली बात। दूसरी बात, जिस प्रकार से टेररिज्म का मुद्दा है, सुरक्षा का मुद्दा है, ये एससीओ मेंबर्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और जिस प्रकार से हमने देखा कि कुछ एससीओ मेंबर्स भी इस मुद्दे को लेकर काफ़ी मुखर है, तो इस मुद्दे पर भी चर्चा ज़रूर होगी यहाँ पर।
दूसरी बात, जिस प्रकार से बायलैटरल ट्रेड हो रहा है, चूंकि हम मध्य एशियाई देशों की बात कर रहे हैं और भारत का अगर रुख अगर देखा जाए तो मध्य एशिया के देशों की तरफ तो काफ़ी स्पष्ट है। मसलन अगर उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो जिस प्रकार से उज़्बेकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान का और भारत ने हमेशा समर्थन किया है। फिर खास तौर पर हम बायलैटरल ट्रेड की अगर उसमें बात करें तो वो भी अगर देखा जाए तो तकरीबन $400 मिलियन के आसपास इस वक्त है। आंकड़ा ज़रूर कम है, लेकिन आने वाले समय में आंकड़ा बढ़ भी सकता है और इसीलिए इस प्रकार से जो प्लेटफॉर्म्स है या फिर मीटिंग्स है, फिर बायलैटरल टॉक्स है, वो करना काफ़ी बेहद ज़रूरी है। भारत का अगर रुख देखा जाए तो जिस प्रकार से भारत ने पिछले कुछ सालों में जो अपना अप्रोच है, फिर चाहे वो वेस्टर्न कंट्रीज़ हो या फिर मिडल ईस्ट हो, यहाँ पर हमने देखा किस प्रकार से कारगर साबित हुआ है। कुछ इस प्रकार की नीति जो है मध्य एशियाई देशों के साथ भी भारत अपना सकता है और यहाँ पर पेड़ बनाने के लिए जाहिर सी बात है कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट होना काफ़ी ज़रूरी है। यहाँ के बात करें लीडर्स के साथ कांटेक्ट होना काफ़ी ज़रूरी है और ख़ास तौर पर SCO जैसे प्लेटफॉर्म की अगर बात करें, यहाँ पर किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान जैसे जो देश है उनके साथ जो है भारत सीधे तौर पर बात कर सकता है और आने वाले समय में कई आयाम इससे भी खुल सकते हैं। सिर्फ हम बात करें ट्रेड के बारे में नहीं तो बल्कि सामरिक मुद्दे भी हो सकते हैं, उस पर भी इन देशों को अपने साथ जो है भारत ले सकता है। तो ऐसे में किस प्रकार से बातचीत होगी, क्या महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे, ये देखना, हालांकि कल जब ये समिट होगा तो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, लेकिन आज प्रधानमंत्री जब आएंगे तो जाहिर सी बात है ऐसे कई सारे इश्यूज और एजेंडाज उनके डिस्कशन टेबल पर ज़रूर होंगे। जी, और इस SCO समिट को लेकर शिशिर तमाम जो अखबार हैं वो भी भरे पड़े हैं। मैं चीन का अखबार ग्लोबल टाइम्स को कल पढ़ रहा था। ग्लोबल टाइम्स में उज्बेकिस्तान के PM ने एक आर्टिकल लिखा है। उस आर्टिकल में ये साफ तौर पे कहा गया है कि ये जो SCO की मीटिंग हो रही है उसमें एक साउथ कोऑपरेशन की बात की जा रही है कि तमाम, चाहे वो रसिया की बात कर ली जाए, चाइना की बात कर ली जाए, इंडिया की बात कर ली जाए, इन सभी के साथ जो साउथ कोऑपरेशन वो अब आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, एक पूरे रीजनल सिक्योरिटी के भी हिसाब से भी और रीजनल प्रॉस्पेरिटी के भी हिसाब से। बिल्कुल, हालांकि अगर इन कंट्रीज़ की बात करें तो इसमें कहीं ना कहीं ये भी देखना होगा कि ये जो आशियाई देश है, मध्य एशियाई देश है, इनकी आकर ताकत क्या है। इससे पहले अगर हमने देखा काफ़ी वेस्टर्नाइज पॉलिसीज़ थी, वेस्टर्नाइज कंट्रोल भी था, तो ऐसे में ये सभी जो देश है कहीं ना कहीं एक नया आयाम देना चाहते हैं वर्ल्ड ऑर्डर को। और इसी सिलसिले में अगर हम बात करें तो फिर मध्य एशिया के जो महत्वपूर्ण देश है वो साथ आकर क्या नया कर सकते हैं और कितना मजबूत हालांकि इनकी पार्टनरशिप हो सकती है, इस पर भी ध्यान देने की काफ़ी ज़रूरत होगी। और इसीलिए पिछले अगर कुछ सालों से देखा जाए भारत का रुख भी काफ़ी स्पष्ट है। प्रधानमंत्री इससे पहले 2 बार जो है SCO समिट में शिरकत कर चुके हैं, इसका सहभाग हो चुके हैं और अगले साल जो है SCO समिट भारत में होने वाला है। तो भारत भी ज़रूर चाहता है कि जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहे हैं उसमें भारत भी सहभागी हो, खास तौर पर हमारे नेबरिंग कंट्रीज़। और अगर आपका कहा जाए कि नेबर अगर स्ट्रांग हो, अच्छा हो, तो जाहिर सी बात है उसका फ़ायदा आपको भी मिलता है। तो ऐसे में अपने नेबरिंग कंट्रीज़ को सबसे ज़्यादा भारत इस वक्त तवज्जो दे रहा है, उनके साथ आने की कोशिश कर रहा है। फिर अलग अलग प्लेटफॉर्म हो, अलग अलग मुद्दे क्यों ना हो, इस पर जो है बातचीत साझा ज़रूर की जाएगी। शिशिर, यहाँ पर एक सवाल और आता है, क्योंकि अभी दुनिया के हालात हैं उनको अगर हम देखें तो एक तरफ यूरोप में युद्ध चल रहा है, चीन और ताइवान के बीच में तनाव चल रहा है, कोविड महामारी के बाद सभी देश अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश में लगे हुए हैं। ऐसे में अगर हम भारत की बात करते हैं, भारत की विदेश नीति एक तटस्थ विदेश नीति है। दुनिया के सभी मंचों पर भारत मौजूद है, चाहे पश्चिमी देशों की हम बात करें, SCO की हम बात करें या दूसरे मंचों की हम बात करें, भारत काफ़ी अच्छी तरह से हर मंच पर मौजूद है। ऐसे में यहाँ पर भारत की मौजूदगी कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है दुनिया में, जिस तरह की जो तनाव चल रहे हैं, जो दुनिया की स्थिति बनी हुई है उसको देखते हुए? बिल्कुल, हालांकि मैंने इस बात का जिक्र ज़रूर किया था कि जिस प्रकार से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इस वक्त तैयार हुआ है, और ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इस वक्त पूरे देश में है, खास तौर पर पूरी दुनिया में है, उसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि अब कहीं ना कहीं ये बदलाव की चित्र यहाँ पर ज़रूर दिख रहा है। लेकिन इसके बावजूद भारत की नीति काफ़ी फर्म रही है। फिर चाहे हम बात करें रशिया यूक्रेन वॉर की, उस वक्त भी भारत ने अपनी जो नीति स्पष्ट कर दी थी और इसका लोहा दुनिया ने माना था।
वही अगर बात करें जिस प्रकार से चाइना का और ताइवान का जो इस वक्त मसला चल रहा है, उसमें भी अगर देखें तो किस प्रकार की नीति है वो भी भारत ने दिखाई थी। दूसरी महत्वपूर्ण बात अफगानिस्तान का एक काफ़ी यहाँ पे मसला भी था, जिस प्रकार से यूएस ने अपने ट्रूप्स विड्रॉ किए थे, उसके बाद अब भारत ने भी जो है अफगानिस्तान को मदद की थी। तो ऐसे में भारत की नीति काफ़ी स्पष्ट है। भारत चाहता है कि जो नेबरिंग कंट्रीज़ है, आसपास की कंट्रीज़ है, उनमें शांति प्रस्तापित हो। ऐसे में किसी एक गुट का समर्थन भारत ने नहीं किया है। हाँ, एक गुट का समर्थन जरूर किया, वो भारत की अगर जिसमें इंटरेस्ट हो उस नीति पर भारत की इस वक्त अगर कहे विदेश नीति चल रही है। और इसीलिए आने वाले समय में हम किसी भी अगर बात करें, खासतौर पर जिस प्रकार से वर्ल्ड जब दो हिस्सों में बटा था यूक्रेन रशिया वॉर के दौरान, तब हमने देखा किस प्रकार से भारत जो है अपनी देश की जो नीति है उसको आगे रखकर जो निर्णय ले रहा था, जो फैसले देश के हित के लिए वो लेकर जो निर्णय ले रहा था। तो ऐसे में ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है कि इस प्रकार के समिट में जहाँ पर ये जो कंट्रीज़ है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ है, उनको भी अपने साथ लेने की कोशिश भारत इस वक्त कर रहा है। लेकिन किसी एक खेमे में भारत इस वक्त नहीं है। भारत का लक्ष्य एक है कि सबसे प्रमुख है, भारत की विदेश नीति का लक्ष्य प्रमुख है कि भारत का हित जिसमें है उस और जो है भारत अपना रुख करता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिशिर। समरकंद से इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चंद्रशेखर, जैसा कि शिशिर बता रहे हैं और सब लोग ये बात कह रहे हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फोरम है और 2001 में एससीओ की स्थापना हुई थी। लगभग 2 दशक का वक्त बीत चुका है। इस फोरम के जरिए, इस मीटिंग के जरिए जो 2 दिनों की मीटिंग होने वाली है, इन 2 दशकों में क्या कुछ खोया, क्या कुछ पाया, इसको भी लेकर एक रिविजिट करने का भी एक टाइम है। बिल्कुल, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। Just look at it, sir. 0 to 100 in 5 seconds flat. Really? आपकी है? तुम्हें भी अपने बुढ़ापे में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है तो अभी से नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करो। नेशनल पेंशन सिस्टम ये 60 की उम्र तक पैसे बचाता और बढ़ाता है और फिर उन्हीं पैसों को हर महीने सैलरी की तरह आप तक पहुंचाया जाता है। 1800110708 और वेबसाइट www.pfrda.org.in। नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करने से टैक्स भी बचता है सर। नेशनल पेंशन सिस्टम। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR। 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees. लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखिम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा? हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। बढ़ेंगे खबरों में आगे। फ्रांस की विदेश मंत्री कैथरीन कोलोना भारत की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। कैथरीन आज मुंबई में फ्रांस में व्यापारिक हितों वाले भारतीय निवेशकों के साथ मुलाकात करेंगी। वो इंडो फ्रेंच चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की वार्षिक आम बैठक को भी संबोधित करेंगी। उसके बाद वो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन यानी ORF द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में अपना भाषण देंगी। और भारत और फ्रांस के बीच लंबे वक्त से चली आ रही रणनीतिक साझेदारी नियमित उच्च स्तरीय परामर्श और विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग से मजबूत हुई है। इसी कड़ी में फ्रांस के विदेश मंत्री कैथरीन ने बुधवार को PM मोदी और विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर के साथ मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय और आपसी हितों के कई अहम मुद्दों पर चर्चा की।
पूर्वोत्तर में शांति और स्थायित्व मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धियों में शुमार है। असम में स्थायी शांति के लिए आज एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में आज नई दिल्ली में असम के कई आदिवासी विद्रोही संगठनों के साथ त्रिपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। असम सरकार के मुताबिक इस त्रिपक्षीय समझौते में शामिल होने वाले उग्रवादी समूहों के साथ पहले से ही संघर्ष विराम जारी है। इससे पहले बीते 12 सितंबर को असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इन समूहों के साथ बैठक की थी। बाद में उन्होंने ट्वीट करके बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में 15 सितंबर को नई दिल्ली में अंतिम समझौते पर हस्ताक्षर करने के संबंध में विद्रोही आदिवासी समूहों के साथ बैठक की। समझौते पर हस्ताक्षर से निश्चित रूप से असम में शांति और सद्भाव के एक नए युग की शुरुआत होगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुधाकर दास इस बहुत ही महत्वपूर्ण खबर पर बने हुए हैं। सुधाकर, हम लगातार देख रहे हैं कि जब से केंद्र की मोदी सरकार आई है, फोकस ये रहा है कि उत्तर पूर्व के तमाम राज्यों में शांति स्थापित हो सके और उस कड़ी में चंद्रशेखर बहुत कामयाबी हमें हासिल हुई है। आज की जो ये है जिसमें कि एक अंतिम हस्ताक्षर किया जाएगा, ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट होगा, कैसे देखा जाए उस शांति और समझौते की दिशा में आगे बढ़ते हैं? सुधाकर, से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब से पूर्वोत्तर न सिर्फ उनकी फोकस का, उनकी प्राथमिकता का क्षेत्र रहा है, बल्कि एक तरह से बीते 8 वर्षों में हम कह सकते हैं शांति और स्थायित्व की वजह से वहाँ कायाकल्प हो रहा है, विकास की नई रोशनी, नई उम्मीद वहाँ पनप रही है। और आज भी जो ये समझौता हो रहा है वो पीएम मोदी का जो उग्रवाद मुक्त और समृद्ध पूर्वोत्तर है, उस विजन को एक तरह से आगे बढ़ाने का काम करेगा। असीम, ये कार्यक्रम शाम में 5 बजे आयोजित किया जा रहा है और अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 5 जो रेबल आउटफिट्स हैं, जिसमें ऑल आदिवासी नेशनल लिबरेशन आर्मी, आदिवासी कोबरा मिलिटेंट्स ऑफ आसाम, बिरसा कमांडो फोर्स, संथाल टाइगर फोर्स और आदिवासी पीपल्स आर्मी, इनके साथ जो फाइनल सेटलमेंट जिसको कह सकते हैं एक अंतिम समझौता, उस पर हस्ताक्षर किया जाएगा। तो इसकी एक तरह से एक प्राथमिक बैठक 12 तारीख को आपने जानकारी भी दी, वो हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ हो चुकी है। लेकिन आज गृह मंत्री की मौजूदगी में इस समझौते को आगे बढ़ाया जाएगा। और निश्चित तौर पर आपने देखा साल 2020 में जब 1500 से ज्यादा बोडो मिलिटेंट ने सरेंडर किया था एनडीएफबी के साथ, ऐतिहासिक बोडो समझौता हुआ था, या साल 2021 सितंबर में जब कार्बी आंगलोंग को लेकर ऐतिहासिक समझौता हुआ था जिसमें 1000 से भी ज्यादा मिलिटेंट ने सरेंडर किया था। तो उम्मीद जरूर की जा रही है कि आज इन आउटफिट के जो सैकड़ों मिलिटेंट्स हैं वो एक तरह से मुख्य धारा में अब लौट कर आएंगे और सिर्फ आसाम ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वोत्तर के लिए एक उम्मीद जगाने वाली, एक उग्रवाद मुक्त पूर्वोत्तर के लिए एक बड़ी खबर है आज। बिल्कुल सुधाकर, आपने पूरे उत्तर पूर्व की बात की, तो अगर हम देखें अभी कुछ ही दिनों पहले जो NSCN खापलांग है उसके साथ भी शांति समझौते को बढ़ा दिया गया है। आज फिर शांति समझौते पर हस्ताक्षर होंगे। इसके अलावा कई राज्यों में जो विभिन्न इस तरह के संगठन थे उनके साथ भी पिछले 7-8 साल में शांति की बातचीत हुई है, शांति के समझौते हुए हैं। उत्तर पूर्व के विकास की अगर बात करें तो इन समझौतों का विकास पर कितना असर पड़ा है, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, निश्चित तौर पर एक सीधा कनेक्शन है। अगर शांति रहती है, स्थायित्व रहता है तो विकास को रफ्तार मिलती है। और हमने देखा कि जिस तरह से एक वक्त था जब पूर्वोत्तर को दिल्ली के दरवाजे पर आना पड़ता था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की वजह से दिल्ली पूर्वोत्तर के दरवाजे तक पहुंचा। हमने देखा कि चाहे पूर्वोत्तर में हर राज्य में जो अष्टलक्ष्मी 8 राज्य कहे जाते हैं, वहां हर 15 दिन में केंद्र के एक मंत्री की मौजूदगी की बात हो, या फिर 4 दशकों में पहली बार जो ईस्टर्न काउंसिल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी का शामिल होना हो। और नागा समझौते की बात की, अभी 2 दिन पहले ही विभिन्न नागा समूहों के साथ गृह मंत्री की बातचीत हुई है और उसको भी शीघ्रता से हल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आप आंकड़ों के जरिए भी देखें तो आज जो 8-10 साल पहले या बीते 2 दशकों से तुलना करें तो जो हिंसा की बात है बीते दिनों की बात लगभग हो गई। हालांकि कभी कभार छिटपुट घटनाएं नजर आती हैं, लेकिन वो बिल्कुल बीते दिनों की बात हो गई है। एक वक्त वो था जब स्वतंत्रता दिवस पर 26 जनवरी पर उग्रवादी समूहों के बुलाए बंद का असर रहता था।
आज एक तरह से भारत की संविधान संप्रभुता की रक्षा के लिए वो एक त्योहार की तरह वो समारोह मनाए जाते हैं। तो वो सुधाकर सरकार के वो कदम जिसमें अफस्पा को कई इलाकों से हटाया गया, ये भी काफी महत्वपूर्ण है इसमें। बिल्कुल, और देखिए ये उन आकांक्षाओं की वजह से संभव हो पाया, एक बेहतर सुरक्षा व्यवस्था की वजह से संभव हो पाया है। आज असम से लगभग गायब है, कह सकते हैं पूर्वोत्तर में अब कुछ जिले बच गए हैं जहां अफसा है, और धीरे धीरे जैसे जैसे सुरक्षा स्थिति बेहतर हो रही है उस लिहाज से आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट हटाए जा रहे हैं। और निश्चित तौर पर ये मुमकिन इस वजह से हो पाया है क्योंकि जो पूर्वोत्तर की जनता है उनकी भी आकांक्षाएं, उम्मीदें पूरी हो रही है, क्योंकि ये चीजें एक तरह से विद्रोह, रेबल बनना, और क्योंकि विकास के मुख्य धारा से ये लोग छूटे हुए थे, विकास में वो भागीदारी नहीं मिल रही थी, तो बेरोजगारी जैसी समस्याएं थी, तो कहीं ना कहीं उन चीजों पर एक तरह से फोकस किया गया है और उसके जरिए एक नई बुनियाद पूर्वोत्तर के विकास की रची जा रही है। आज हर राज्य में एयरपोर्ट है, हर राज्य को रेल कनेक्टिविटी से जोड़ा जा रहा है, कनेक्टिविटी हाईवेज कनेक्टिविटी के लिए अलग से प्लेटफॉर्म बनाकर, तो एक तरह से ईस्ट पर जो फोकस पूरा प्रधानमंत्री का रहा है वो नजर आ रहा है पूर्वोत्तर में, और पूर्वोत्तर भारत की विकास की गाथा अब लिख रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर। तो आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण उत्तर पूर्व की शांति के लिए, क्योंकि उत्तर पूर्व के कई जो आदिवासी जो विद्रोही संगठन हैं उनके साथ एक ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट, जिसमें कि असम सरकार होगी, केंद्र सरकार और वो जो संगठन है उग्रवादी संगठन, उन तमाम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिससे कि असम में शांति का जो दौर है वो अब बहाल हो पाएगा। बिल्कुल, आइए अगली खबर की ओर चलते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से नागालैंड के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। अपने दौरे के दौरान भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा वोखा जिले के ओल्ड रिफिम में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद जेपी नड्डा कोहिमा में भाजपा नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार में शामिल होने और भारत सरकार की ओर से संवेदना व्यक्त करने के लिए शनिवार से 3 दिनों की लंदन यात्रा पर जाएंगी। ब्रिटेन की पूर्व राष्ट्राध्यक्ष और राष्ट्रमंडल देशों की प्रमुख महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का इसी महीने निधन हो गया था। राष्ट्रपति मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर शोक व्यक्त किया था। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत की ओर से संवेदना व्यक्त करने के लिए नई दिल्ली में ब्रिटिश उच्चायोग का दौरा किया। भारत में 11 सितंबर को राष्ट्रीय शोक भी रखा गया था। यूपी के ग्रेटर नोएडा में चल रहे आईडीएफ विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 में आयोजित विशेष चर्चा सत्र में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भाग लिया। केंद्रीय मंत्री ने इस दौरान परंपरागत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देते हुए समन्वित कृषि पर जोर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 में 50 देशों के करीब 1500 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। 15 सितंबर तक चलने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बुधवार को फीड, फूड और वेस्टेज विषय पर आयोजित एक महत्वपूर्ण चर्चा सत्र के बाद मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि को लाभकारी बनाने के लिए समन्वित तरीके से प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने की जरूरत है, ताकि जानवरों को बेहतर चारा व इंसान को शुद्ध खाद्य के साथ कृषि में अनुपयोगी वेस्ट का सदुपयोग हो सके और किसानों को कम लागत में अधिक लाभ मिले। पशुपालन बढ़े, दुग्ध का उत्पादन बढ़े, किसान की आमदनी बढ़े। मुझे प्रसन्नता है कॉन्फ्रेंस यहाँ संपन्न हो रही है। ये एक भारत के लिए बड़ा अवसर है जब हम अपनी सारी चीज़ को दुनिया के सामने परोस सकते हैं और दुनिया में कुछ अच्छी विधा है तो उसको ले सकते हैं। कार्यक्रम में बोलते हुए नीदरलैंड के डेयरी व पोषण विशेषज्ञ एलार्ड इंस्केलिंग ने कहा कि सम्मेलन पोषण और आजीविका के लिए डेयरी की महत्ता को दिखाते हुए हमें अपने पशुओं को शुद्ध और पौष्टिक आहार खिलाने की जरूरत है, ताकि दूध की गुणवत्ता में सुधार के साथ उत्पादकता भी बढ़े। More milk per cow produced, you reduce the amount of feed you use for rearing the animal until she gets the first calf born. So that will be, from nutritional side, the biggest step. Then afterwards, when you have the manure, I think also their presentations were very clear on the possibilities you have with manure
by in the end saving your cost on fertilizer, but using just the resources you have at your farm in a good way. सम्मेलन में मौजूद मारुति सुजुकी की कॉर्पोरेट प्लानिंग निदेशक कैनिचिरो फुक्कू ने गोबर और बायोगैस को ईंधन के रूप में बढ़ावा देने पर जोर दिया। Biogas and agriculture products have the huge potential for future. Now in all over the world, everybody finding the opportunity to achieve the net zero and the carbon neutrality. For this purpose, I think the cow dung and the agriculture waste is very, very useful. I think the system is very important. Now resource is available, and how to make the organization, how to make a system is a very important as a next step. गौरतलब है कि IDF WDS 2022 में 15 सितंबर तक 196 से ज्यादा विभिन्न चर्चा सत्रों का आयोजन होगा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञ डेयरी व पशुपालन के साथ कृषि से जुड़े तमाम नवाचारों पर न केवल अपने विचार व्यक्त करेंगे, बल्कि किसानों को कम लागत में अधिक लाभ दिलाने के तकनीकी नवाचारों को देश और दुनिया के सामने भी रखेंगे। इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन विश्व डेयरी समिट 2022 में भाग लेने आए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने फीड, फूड और वेस्टेज को लेकर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय चर्चा सत्र में भाग लेते हुए एक और जहां भारत की प्राकृतिक कृषि पद्धतियों की तारीफ की, वहीं दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने भारत की परंपरागत कृषि पद्धतियों को अपनाने पर जोर देते हुए इसे किसानों के लिए कम लागत में अधिक उत्पादन लेने का मार्ग बताया। मेरे से की कैमरामैन कमलेश और संदीप के साथ में ओपी यादव, DD न्यूज, ग्रेटर नोएडा। और अब बात पद्म पुरस्कारों की, जिसके लिए नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी तारीख है। गणतंत्र दिवस 2023 की पूर्व संध्या पर घोषित किए जाने वाले पद्म पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन नामांकन या सिफारिशें इस साल 1 मई से प्राप्त की जा रही है। इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर ऑनलाइन प्राप्त किया जा रहा है। इस संबंध में विवरण गृह मंत्रालय की वेबसाइट mha.gov.in पर और पद्म पुरस्कार पोर्टल padmawards.gov.in पर पुरस्कार और पदक शीर्षक के तहत भी उपलब्ध है। और आज दूरदर्शन का यानी कि आपके दूरदर्शन का स्थापना दिवस है। 15 सितंबर 1959 को तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने भारत के सार्वजनिक सेवा प्रसारक दूरदर्शन को शुरू किया। उस दौरान दूरदर्शन सप्ताह में 2 बार सामाजिक शिक्षा कार्यक्रमों का प्रसारण करता था। गुजरते वक्त के साथ इस प्रयोग को 1965 में एक सेवा का रूप दे दिया गया। ऐतिहासिक आगाज के बाद दूरदर्शन के हौसले में जैसे पंख लग गए। वक्त के साथ दूरदर्शन का कारवां भी बढ़ता चला गया। कृषि प्रधान देश होने के नाते और लोगों की निर्भरता कृषि पर होने की वजह से किसानों से संबंधित कार्यक्रम कृषि दर्शन का 26 जनवरी 1967 को प्रसारण आरंभ हुआ। ये डीडी पर प्रसारित होने वाला पहला कार्यक्रम था। एशियाई खेलों का कलर टीवी पर प्रसारण के कारण इसको देखना काफी रोमांचकारी था। दूरदर्शन पर प्रसारित सुपर हिट और सदाबहार फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम चित्रहार भी काफी पसंद किया जाता था। चित्रहार की शुरुआत 1982 में हुई थी। चित्रहार को दर्शकों का असीम प्यार मिलने के बाद दूरदर्शन ने 6 साल बाद रंगोली कार्यक्रम की शुरुआत की। सार्वजनिक प्रसारण सेवा दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की कर रही है। दूरदर्शन के प्रसारण का कोई मुकाबला नहीं है। दूरदर्शन ने इस बार गणतंत्र दिवस में अभूतपूर्व कवरेज की। भारतीय वायुसेना द्वारा हवाई परेड के भव्य और गौरवशाली दृश्य पहले कभी नहीं देखे गए थे। इसके अलावा और भी बहुत सी शानदार आयोजन दूरदर्शन की ओर से किए गए। आज दूरदर्शन लोगों के जीवन का हिस्सा बन गया। इसके साथ ही डीडी कार्यक्रम भी कई भाषाओं में उपलब्ध हैं। पहले दूरदर्शन लोगों तक टेलीविजन के माध्यम से पहुंचा था और आज मोबाइल फोन पर भी उपलब्ध है। दूरदर्शन सनसनीखेज नहीं बल्कि विश्वसनीय समाचार देता है। तो आप सभी को दूरदर्शन के स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बढ़ेंगे आगे, खबर बिहार से है। बिहार के आकांक्षी जिलों में शामिल बांका में विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार कई विकास योजनाएं चला रही है, जिससे ये इस जिले में देश के दूसरे जिलों की तरह विकास हो सके। इसी मुहिम के तहत किसानों को सिंचाई की समुचित और 12 मासी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जिले में 75 अमृत सरोवर का निर्माण किया जा रहा है। जमीनी हकीकत से जुड़ी यह खास रिपोर्ट देखते हैं।
हाथों में फावड़ा और सर पर तसला, साथ में उम्मीद कि यह तालाब उन्हें साल भर सिंचाई की सुविधा देगा। ये नजारा है बिहार के दक्षिण पूर्व भाग में अवस्थित बांका जिले का, जहां मनरेगा के तहत 75 अमृत सरोवर का निर्माण किया जा रहा है ताकि किसानों को साल भर सिंचाई की सुविधा मिल सके। बांका विकास की राह में काफी पिछड़ गया, जिसके कारण इसकी गिनती बिहार के सबसे पिछड़े जिलों में होने लगी। इसी के मद्देनजर 2018 में केंद्र सरकार ने जिले का समग्र विकास करने के लिए अपने महत्वाकांक्षी आकांक्षी जिलों में शामिल किया, जिसके बाद यहां विकास की कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। उप विकास आयुक्त के मुताबिक जिले में 86 जगहों पर अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य रखा गया है और अमृत सरोवर बन जाने से सालों भर तालाब में पानी रहेगा। वर्षा नहीं होने पर भी किसान सब्जी की खेती कर आत्मनिर्भर बन सकते हैं। हमारा लक्ष्य बांका जिला में 75 अमृत सरोवर का है और 75 में से हम लोगों ने 10 अभी तक पूर्ण भी कर लिया है। इससे हमारा भूमिगत जल स्तर बना रहेगा, कृषि की सिंचाई होगी, मत्स्य पालन होगा, पशुओं को भी पानी पीने की सुविधा मिलेगी। यहाँ के धौरैया प्रखंड के कार्यक्रम पदाधिकारी अजय कुमार ने बताया कि प्रखंड में कुल 8 अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं और 4556 मानव सृजित दिवस द्वारा निर्माण किया जा रहा है। साथ ही मनरेगा के तहत पटवन की सफाई की जा रही है, जो किसानों के लिए बड़ा वरदान साबित होगा। धौरैया में भी 8 अमृत सरोवर का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ पर अभी अमृत सरोवर के अलावा सिंचाई के लिए नाल वगैरह का निर्माण किया जा रहा है, बांध का निर्माण किया जा रहा है। इस मौसम में भी वृक्षारोपण का समय है, वृक्षारोपण कराया जा रहा है। किसानों का भी मानना है कि बनाए जा रहे अमृत सरोवर अर्थात राजा पोखर किसानों के लिए बड़ा वरदान साबित होंगे और उन्हें साल भर सिंचाई का पानी मिल सकेगा। कितने दिनों से काम कर रहे हो यहाँ पर? 1 महीना से। समय पर से भुगतान हो जाता है? हाँ। पोखर बन रहा है। पोखर बन रहा है। कितना दिन से काम कर रही हैं इसमें आप? 1 महीना से। क्या ये पोखर के बनने से लाभ होगा लोगों को, तुम लोगों को? हाँ। तो बन रहा है वो क्या है ये तालाब है, पोखर। तालाब से क्या फायदा होगा लोगों को? बहुत है। क्या है? पटवन होगा। आकांक्षी जिलों में शामिल किए जाने के बाद से बांका अब धीरे धीरे विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। सरकार की कोशिश विभिन्न विकास परियोजनाओं के द्वारा मूलभूत सुविधाओं का विकास करना है, जिससे बांका जिला भी देश के विकास में बराबरी से सहयोगी बन सके। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो बांका तो एक एग्जाम्पल है। मुझे लगता है कि भारत के बहुत से ऐसे राज्य और उनके ज़िले जो एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें बढ़ने के दौर में बहुत आगे चल रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR। 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees. भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। जिन आंखों के सपने सुरक्षित हो वो चेहरे मुस्कुराते ही हैं, क्योंकि इनको है एक अच्छे भविष्य का भरोसा। और इन जैसे 4 करोड़ लोगों को अच्छे भविष्य का भरोसा दिया है भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अटल पेंशन योजना ने। आप भी इनकी तरह अटल पेंशन योजना में पंजीकरण कराएं और 3 लाभ के साथ 60 वर्ष की आयु के बाद आजीवन गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन पाने के हकदार बने। अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकरण के लिए अपनी बैंक शाखा या डाकघर से संपर्क करें। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें।
विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने कहा, कोविड महामारी का जल्द सफाया हो सकता है, लेकिन उसके लिए सभी देशों को प्रयास जारी रखने होंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए उच्च जोखिम वाले देशों को 100% टीकाकरण सुनिश्चित करना होगा और संक्रमण की जांच में और तेजी लानी होगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि कोविड महामारी के नए मामलों की संख्या में बड़ी गिरावट आई है। ऐसे में इस अवसर का फायदा उठाना चाहिए। रूस यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने ये कहा है कि वो कल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से उन्होंने बातचीत की है। गुतेरेस ने बताया है कि उन्होंने ब्लैक सी अनाज निर्यात समझौते के विस्तार और युद्ध बंदियों के बारे में पुतिन से चर्चा की। गुतेरेस ने बताया कि ज़ेपोरिज़िया परमाणु ऊर्जा संयंत्र की सुरक्षा को लेकर भी दोनों के बीच बातचीत हुई। गुतेरेस ने अफसोस जताते हुए कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के फिलहाल खत्म होने के कोई आसार नहीं है। और चंद्रशेखर, ये अच्छी बात नहीं लग रही है कि अभी यूएन की चीफ खुद ही कह रहे हैं कि दोनों देशों के बीच युद्ध के खत्म होने के आसार नहीं। भारत ने तो अपना पक्ष बिल्कुल साफ किया है ना। भारत की ओर से तो कहा गया है कि आपस में बातचीत से इस तरह के मसले सुलझाने चाहिए। अगली खबर की ओर हम दर्शकों को लिए चलते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में उन्हें हल्की चोटें आई हुई हैं। यह हादसा उस वक्त हुआ जब राष्ट्रपति का काफिला राजधानी कीव से गुजर रहा था। जानकारी के मुताबिक ज़ेलेंस्की की कार एक निजी वाहन से टकरा गई। वहीं डॉक्टरों की टीम ने उनकी गहन जांच की। इसके साथ ही सुरक्षा एजेंसी इस मामले की जांच कर रही है। ब्रिटेन के महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के ताबूत को अब लंदन के वेस्टमिंस्टर हॉल में रखा गया है, जहां सोमवार को उनके अंतिम संस्कार तक वो 4 दिनों तक वहीं रहेगा। एक मौन जुलूस में रानी के ताबूत को वेस्टमिंस्टर हॉल ले जाया गया। 4 दिनों के दौरान हजारों लोगों ने श्रद्धांजलि देने की उनकी उम्मीद है। उनके बेटे किंग चार्ल्स तृतीय, उनके भाई बहनों और बेटों ने ताबूत के पीछे मार्च किया, जिसके ऊपर सफेद गुलाब की माला थी और उसका मुकुट बैंगनी मखमली तकिए पर रखा हुआ था। सितंबर को होगा अंतिम संस्कार। और जैसे कि हमने बताया भी कि भारत की तरफ से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए वहां जाएंगे। बिल्कुल। और आइए अब बात करते हैं स्टार्टअप चैंपियंस की। डिजिटल तकनीक के इस दौर में ग्राहक और कंपनियां साइबर खतरों का शिकार हो रही हैं। साइबर सुरक्षा किसी भी बिजनेस के डेटा की सुरक्षा के लिए अहम भूमिका निभाती है। मुंबई स्थित सिक्योरटेक आईटी सॉल्यूशंस साइबर सुरक्षा में काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। सिक्योरटेक को इसके लिए साल 2021 का राष्ट्रीय स्टार्टअप अवार्ड भी दिया गया है। आइए जानते हैं कि किस तरह सिक्योरटेक आईटी सॉल्यूशंस कंपनी और बिजनेस की साइबर अटैक से बचने में मदद करता है। साइबर क्राइम में तेजी आने के साथ साथ कॉर्पोरेट साइबर अटैक के मामलों में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। एक इंटरनेट सोसाइटी के मुताबिक हाल के सालों में व्यापार को लक्ष्य बनाने वाले साइबर हमले करीब दोगुने हो गए हैं। किसी भी ऑफिस या कंपनी में साइबर अटैक होने पर उसे काफी नुकसान झेलना पड़ता है। साइबर अटैक के इसी खतरे से कंपनी, ऑफिस या बिजनेस को बचाने का काम कर रहा है मुंबई स्थित स्टार्टअप सिक्योरटेक आईटी सॉल्यूशंस। ये स्टार्टअप आईटी सुरक्षा और डेटा प्रबंधन से जुड़ी सेवाएं मुहैया करा रहा है। साइबर और बिजनेस वर्ल्ड में देखते हैं तो बहुत सारे अटैक्स हो रहे हैं। ये अटैक 3 टाइप से होते हैं। एक, दूसरी कंट्री में से कोई ऑपरेटर है, अटैकर है जो अपने बिजनेसेस को आके
अटैक कर रहा है वायरस या मैलवेयर डाल के। दूसरा है कि जो प्रोडक्ट्स कस्टमर्स अपने बिजनेसेस यूज़ कर रहे हैं, एप्लीकेशंस जो बिजनेसेस यूज़ कर रहे हैं, ये एप्लीकेशंस में वल्नरेबिलिटीज़ होती है जो अटैकर्स एक्सप्लॉइट करते हैं। और तीसरा है कि कोई इनोसेंट एम्प्लॉई है जिसने जाके कोई गलत मेल क्लिक कर लिया या कोई गलत डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया, जिसकी वजह से डेटा बाहर जा सकता है बिजनेसेस का। स्टार्टअप की शुरुआत साल 2013 में पंकित देसाई और आनंद नाइक ने की, जिन्होंने काफी लंबा वक्त सुरक्षा क्षेत्र में बिताया है। किसी भी दूसरे स्टार्टअप की तरह सेक्यूटेक के संस्थापकों को काफी चुनौतियों से गुजरना पड़ा। स्टार्टअप किसी भी कंपनी और बिजनेस को साइबर अटैक की जानकारी देने के साथ ही उसे बचने के उपाय भी बताता है। सिक्योरटेक कस्टमर्स को विजिबिलिटी देती है कि क्या हो रहा है उनके एनवायरनमेंट में, उनके पूरे बिजनेस में कौन सी जगह से सिक्योरिटी गैप्स आ सकते हैं और वो गैप्स को कैसे उसको एड्रेस करना है, इसकी विजिबिलिटी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा हम लोग डिटेक्ट करते हैं कि कौन से टाइप का अटैक हो रहा है एनवायरनमेंट में। तो सिक्योरटेक ये सारा अपने क्लाउड के माध्यम से कस्टमर को डिलीवर करता है। सो ये 7/24 हमारा सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर है। सेक्यूटेक के संस्थापक राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार मिलने पर काफी उत्साहित हैं। उनका कहना है कि इस अवार्ड के मिलने से उन्हें स्टार्टअप के लिए कई और अवसर खुलने की उम्मीद है। वर्तमान में सेक्यूटेक मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली, न्यू जर्सी और अरकानसस से काम कर रहा है। स्टार्टअप और कई देशों में अपना विस्तार करने की योजना बना रहा है। कल्पना करें कि आप अपने घर की चाबियां किसी को दे रहे हैं। आप जिसे चाबियां देंगे वो आपका विश्वसनीय ही होगा। उसी तरह सिक्योरटेक स्टार्टअप आपके डिजिटल एरा में बिजनेसेस को सुरक्षित रखता है और साथ ही बिजनेसेस को गति देता है साइबर थ्रेट के धक्के लगने से। कैमरा पर्सन गौरव कागड़ा के साथ श्यामा मिश्रा, टीडी न्यूज़, मुंबई। और सिक्योरटेक आईटी सॉल्यूशंस के बारे में अगर आप और अधिक जानना चाहते हैं तो आप हमारा खास कार्यक्रम स्टार्टअप चैंपियंस 2.0 में इस शनिवार रात के 9 बजे डीडी न्यूज़ पर और रात 10 बजे डीडी इंडिया पर हमारा जो चैनल है, और रविवार दोपहर 12 बजे डीडी नेशनल पर इस प्रोग्राम को आप देख सकते हैं और उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। और आइए अब आपको लिए चलते हैं खेल जगत की ओर। भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट ने इतिहास रचते हुए विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीत लिया है। बेलग्रेड में चल रही इस प्रतियोगिता में विनेश को 53 किलोग्राम फ्री स्टाइल के क्वालिफिकेशन राउंड में हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि उनको हराने वाली पहलवान फाइनल में पहुंच गईं, जिसके कारण उन्हें रेपेचेज के जरिए पदक जीतने का एक और मौका मिला। विनेश ने इस मौके को हाथ से नहीं जाने दिया और शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक अपने नाम कर लिया। उन्होंने पदक के लिए मुकाबले में स्वीडन की जोना मालमग्रेन को 8-0 से शिकस्त दी। इससे पहले विनेश 2019 में हुई विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भी कांस्य पदक जीत चुकी हैं। वो 2 विश्व चैंपियनशिप पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान भी बन गई हैं। फुटबॉल की बात की जाए तो भारतीय युवा फुटबॉल टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सैफ अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है। श्रीलंका में खेली गई इस प्रतियोगिता के खिताबी मुकाबले में भारत ने बुधवार को नेपाल को आसानी से 4-0 से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। भारत ने लगातार दूसरी बार ये खिताब जीता है। इससे पहले इस प्रतियोगिता को सैफ अंडर 15 चैंपियनशिप के नाम से भी जाना जाता था। बॉबी सिंह, गौरव सिंह, कप्तान वनलाल पेका, गुइटे और अमन ने भारत के लिए 1-1 गोल किया। नेपाल ने ग्रुप लीग में भारत को 3-1 से हराया था, लेकिन फाइनल में वो भारत के सामने एक भी गोल नहीं कर सका। भारत के कप्तान वनलाल पेका गुइटे को टूर्नामेंट का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी चुना गया, जबकि गोलकीपर साहिल ने सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार जीता। और आइए अब आपको लिए चलते हैं सभ्यता और संस्कृति के विविध रंगों को समेटे सेगमेंट हेरिटेज वॉक की ओर। हेरिटेज वॉक सेगमेंट में आज हम आपको झारखंड की राजधानी रांची में प्रमुख पर्यटन स्थल सीता फॉल की खूबसूरत वादियों में लेकर चलते हैं, जहां रामायण में वनवास के दौरान भगवान राम
देवी सीता मां और भगवान लक्ष्मण ने इस सुंदर वादियों में कुछ दिन बिताए थे। झारखंड की राजधानी रांची में स्थित सीता फॉल अपनी प्राकृतिक खूबसूरती से हर किसी को आकर्षित करता है। सीता फॉल का नाम देवी सीता मां के नाम से रखा गया है। कहा जाता है कि महाकाव्य रामायण में वनवास के दौरान भगवान राम, देवी सीता मां और भगवान लक्ष्मण ने झरने के पास कुछ दिन बिताए थे। उस स्थान पर देवी सीता मां के पद चिन्ह भी मिले हैं, जो अब एक मंदिर में संरक्षित है। पहाड़ और जंगल से घिरे सीता फॉल में 350 फीट की ऊंचाई से गिरते झरने को देखना मन को शांति प्रदान करता है। झरने की सुरमई आवाज जब कानों में गूंजती है तो बहुत ही आनंददायी और मन को सुकून देने वाली होती है। यहाँ की आबो हवा से लेकर सुंदरता को देखकर पर्यटकों के मन में एकांत का अलग ही अनुभव लाता है। इसकी खुली वादियां और पहाड़ों का अद्भुत दृश्य इसे खूबसूरत वादियों से नवाजता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो कभी अगर आपको जाने का मौका मिले रांची तो जरूर आप इस फॉल की तरफ जाइए और वहां लुत्फ उठाइए सीता फॉल का। बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे विज्ञान जगत की। साइंस हब में आज हम आपको नासा के डार्ट मिशन के बारे में बताएंगे, जिसमें पृथ्वी को सुरक्षित रखने के लिए एस्टेरॉयड की दिशा बदलने का प्रयास किया जाएगा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने धरती को एस्टेरॉयड के हमलों से बचाने के लिए अपने डार्ट मिशन का परीक्षण करने की तैयारी कर ली है। इस महीने की 26 तारीख को यह मिशन एस्टेरॉयड से टकराकर उसकी दिशा बदलने का प्रयास करेगा। ये स्पेसक्राफ्ट 23,760 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एस्टेरॉयड से टकराएगा। इसके अलावा टक्कर के दौरान एस्टेरॉयड के वातावरण, धातु, धूल मिट्टी आदि का भी अध्ययन किया जाएगा। जिस तकनीक के उपयोग से यह कार्य किया जाएगा उसे काइनेटिक इम्पैक्टर टेक्निक का नाम दिया गया है। नासा के अनुसार इस टक्कर से काइनेटिक इम्पैक्टर टेक्निक की क्षमता का पता चलेगा। साथ ही यह भी पता चलेगा कि धरती को ऐसे एस्टेरॉयड से बचाने के लिए कोई नई तकनीक ईजाद की आवश्यकता है या नहीं। इस मिशन पर नजर रखने के लिए एक अलग यान को भी तैनात किया जाएगा। यह टक्कर के समय डीडीमोस एस्टेरॉयड के पास से गुजरेगा ताकि टकराव की फोटो ले सके और उसकी तस्वीरें धरती पर भेज सके। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब आपको लिए चलते हैं सिने जगत की ओर। आज के इस अंक में हम डॉक्यूमेंट्री फिल्म द रिडीम टीम के ट्रेलर की कहानी आपसे साझा करने वाले हैं। साहस और कठोर परिश्रम से भरपूर इस ट्रेलर में अमेरिकी बास्केटबॉल टीम के संघर्ष को काफी बारीकी से दर्शाया गया है। We came to the notion just because we're Americans, we're better. संघर्ष और प्रेरणा से भरपूर डॉक्यूमेंट्री फिल्म द रिडीम टीम का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म 2008 के ओलंपिक खेलों की अमेरिकी बास्केटबॉल टीम पर आधारित है। इसमें 2004 के ओलंपिक और 2006 के फीबा वर्ल्ड कप में अमेरिका को मिली हार के बाद उनके संघर्ष को दर्शाया गया है। Everybody's like, we can never have this feeling ever again. We had to figure out how to become a team. इन दो बड़े प्रतियोगी खेलों में हार से अमेरिका के बास्केटबॉल प्रेमियों को बड़ा झटका लगा था। उस दौर में मशहूर अमेरिकी बास्केटबॉल लीग एनबीए की प्रासंगिकता पर भी सवाल उठ रहे थे। लेकिन इस हार के बाद अमेरिकी बास्केटबॉल टीम ने अपने खेल में सुधार लाने के लिए पूरी तत्परता दिखाई। खिलाड़ियों ने अपनी मेहनत और कठोर परिश्रम का शानदार परिचय देते हुए 2008 के ओलंपिक खेलों में टीम को बेहतरीन वापसी करा के स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। I think it just reset the standard. It's one of the greatest games probably ever played. इस ट्रेलर में अमेरिकी कप्तान कोबे ब्रायंट और टीम के कोच माइक क्रेजीजियोस्की की रणनीति की झलक भी देखने को मिलती है। फिल्म के ट्रेलर में कप्तान कोबे ब्रायंट के अलावा लेब्रॉन जेम्स, ड्वेन वेड और कार्मेलो एंथनी जैसे बास्केटबॉल के बड़े नाम भी दिखाई दे रहे हैं। ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म 7 अक्टूबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। डीडी न्यूज।
बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे एक खूबसूरत पहल की। आपको हम बनारस की ओर लिए चलते हैं। वाराणसी दुनिया का सबसे पुराना शहर है, अब काफ़ी बदल चुका है। खास बात यह है कि इसे स्मार्ट सिटी बनाने के लिए वेस्ट मटेरियल्स, स्क्रैप और अन्य बेकार पदार्थों को भी बड़े अनोखे अंदाज में सजाया गया है। बदलते काशी की ये तस्वीर बड़ी खूबसूरत लग रही है। पूरे शहर को जिस तरह सजाया गया है, सभी का ध्यान ये आकर्षित कर रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। भारत की धार्मिक राजधानी, मंदिरों का शहर, भगवान शिव की नगरी, दीपों का शहर, ज्ञान नगरी, यानी कि बनारस, वाराणसी या काशी। इस प्राचीन शहर का लुक अब बहुत हद तक बदल चुका है। इस शहर को एक स्मार्ट सिटी बनाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण और अनूठे कदम उठाए गए हैं। बनारस की सड़कों को जहां खूबसूरत कलाकृतियों और शानदार मूर्तियों से सजाया गया है, तो वहीं वेस्ट मटेरियल, स्क्रैप और अन्य बेकार पदार्थों के पुनर्नवीनीकरण के जरिए शहर को कुछ अलग और कलात्मक रूप देने का प्रयास किया गया है। इसे जन सहभागिता का अनूठा उदाहरण ही कहेंगे। प्रशासन के सहयोग से आम लोगों ने इन खूबसूरत कलाकृतियों को तैयार किया है। स्क्रैप से तैयार ग्लोब हो या फिर वेस्ट मटेरियल से बनी महात्मा गांधी की प्रतिमा, या फिर हाथी पर सवार लोग और पारंपरिक कथकली डांसर, या फिर सड़क के किनारे और फ्लाईओवर पर बने आर्ट और कला के नमूने, शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए बेकार चीजों को भी जितनी खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया है, अद्भुत है। नगर निगम के पास काफ़ी सारे वेस्ट मटेरियल, स्क्रैप व्हीकल्स, ट्रॉलीज, अन्य सामान जो है लोहे का, प्लास्टिक का, सब जमा हो जाते हैं, टायर्स वगैरह के। तो हमने सोचा है क्यों ना इसको एक आर्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए। 3000 साल से भी ज्यादा पुराने इस शहर को उसकी वास्तविक रूपरेखा से छेड़छाड़ किए बिना स्क्रैप और यूजलेस वस्तुओं से जिस तरह से सजाया जा रहा है, सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। उम्मीद है आने वाले दिनों में ये शहर और भी खूबसूरत नजर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब विभिन्न शहरों का आपको तापमान दिखाते हैं। तो नया सवेरा के आज के अंक में बस इतना ही। लेकिन जाने से पहले आपको छोड़े चलते हैं लंदन कोलिजियम थिएटर में जो यूक्रेनी कलाकार हैं, उन्होंने एक बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी है। आप इन प्रस्तुतियों को देखिए और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।